कक्षा 9वीं का विषय इतिहास से पाठ 2, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस पाठ के कुल 5 भाग हैं। इन सभी भागों को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम भाग 1 पढ़ेंगे, तो अगले पेज से शुरुआत कर लेते हैं भाग 1 की। सामाजिक परिवर्तन का युग। पहला, फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज 3 एस्टेटों में बटा हुआ था, 3 एस्टेटों में विभाजित था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन जब क्रांति हुई, क्रांति के बाद ऐसा लगने लगा कि इस संरचना को बदलना संभव है, तो यूरोप और एशिया के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ये चर्चा होने लगी, ये बहस छिड़ गई कि व्यक्ति के अधिकारों का स्वरूप क्या होना चाहिए और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण होना चाहिए। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि यूरोप के अन्य देश भी फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस की सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन आए थे उनसे प्रभावित हुए और वे भी अपने देश की सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हुए। तो फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ? सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने की संभावनाएं दिखाई देने लगी। दूसरा, यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन किस प्रकार से? धीरे धीरे होने चाहिए। वही एक समूह ऐसा भी था जो मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, समाज का पुनर्गठन जरूरी है। तो उस समय यूरोप में कई खेमे ऐसे थे, कई समूह ऐसे थे जिनके सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के बारे में अपने अपने विचार थे। सबसे पहले आते हैं उदारवादी। सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने का समर्थन करने वाला एक खेमा था उदारवादियों का। तो उदारवादी समूह सामाजिक संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन लाना चाहते थे, एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादी ऐसे राष्ट्र की, ऐसे देश की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म होते हैं, इन सबको बराबर का सम्मान और जगह मिले। यानी कि समाज में सभी धर्म बराबर हैं, कोई धर्म अन्य धर्मों से ऊपर नहीं है, समाज में सभी धर्मों का स्थान एक ही है, इनका ये मानना था। दूसरा, उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। पहले के समय में क्या होता था, राजा देश का शासन चलाते थे और राजा का चुनाव किस आधार पर होता था? वंश के आधार पर होता था। वंश के आधार पर राजा का चुनाव, इसका मतलब क्या होता है? मान लो किसी देश में अभी वर्तमान समय में एक राजा है, उसका नाम है एक्स। आगे चलकर किसी कारण से यदि एक्स राजा की मृत्यु हो जाती है, तो अगला राजा कौन होगा? जो एक्स राजा का बेटा होगा वही अगला राजा बनेगा। इसे कहते हैं वंश आधारित शासन व्यवस्था। तो उदारवादी क्या मानते थे? उदारवादी ये मानते थे कि वंश के आधार पर जो शासन व्यवस्था होती है वो अनियंत्रित होती है, यानी कि किसी प्रकार के बंधन नहीं होते, बंधन रहित होती है। तो उदारवादी इस अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, इस अनियंत्रित सत्ता का विरोध करते थे। तीसरा, प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, उदारवादी ऐसी सरकार चाहते थे जो प्रतिनिधित्व पर आधारित हो और चुनी गई हो। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देश की जनता कुछ लोगों को चुनेगी जो प्रतिनिधि कहे जाएंगे और वे प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार चलाने का काम करेंगे, शासन करने का काम करेंगे। चौथा, यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। उदारवादी समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार तो चाहता था, वो ये तो चाहता था कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुने जो कि जनता की तरफ से सरकार चलाने का काम करेंगे, लेकिन ये समूह लोकतंत्रवादी
नहीं था। वो कैसे? लोकतंत्र का अर्थ होता है देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। क्या देने का अधिकार होता है यहाँ पर लिख देते हैं। तो लोकतंत्र में नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। वहीं उदारवादी समूह नहीं चाहता था कि सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। इनका मानना था कि वोट देने का अधिकार संपत्ति धारियों को, जिनके पास संपत्ति है, उन्हीं नागरिकों को मिलना चाहिए, सभी नागरिकों को नहीं मिलना चाहिए। अगले पेज पर चलते हैं। रेडिकल समूह। ये समूह यूरोपीय सामाजिक संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन लाना चाहते थे, एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, यह समूह ऐसी सरकार के पक्ष में था जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यानी कि ये समूह ऐसी सरकार चाहता था, ऐसी सरकार के पक्ष में था जो देश के ज्यादातर नागरिकों के समर्थन पर आधारित हो। यानी कि ऐसी सरकार जिसे अधिकतर नागरिकों का समर्थन प्राप्त हो। दूसरा, महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक। रेडिकल समूह महिलाओं के वोट देने के अधिकार के लिए जो भी आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों का समर्थन करते थे। यानी कि ये मानते थे कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा, इस समूह के लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। रेडिकल ये मानते थे कि जमींदारों और जो संपन्न उद्योगपति हैं, उनको किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए। वहीं उदारवादी क्या चाहते थे? पिछले पेज में हमने पढ़ा है कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्ति धारियों को ही मिलना चाहिए, लेकिन रेडिकल ऐसा नहीं मानते थे। वे जमींदारों और उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे, विशेषाधिकारों का विरोध करते थे। चौथा, निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। रेडिकल निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। यानी कि लोगों के पास अपनी संपत्ति हो सकती है, लेकिन ये विरोध करते थे इस बात का कि कुछ लोगों के हाथों में ही सारी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण ले, जैसे कि एक जमींदार है, उसके पास बहुत सारी जमीन है, तो अन्य लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमींदार की जमीन पर काम करना होता था और उस काम के बदले में उन्हें मजदूरी मिलती थी। तो रेडिकल मानते थे कि निजी संपत्ति हो, यानी कि वो निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये मानते थे। अब अगला समूह आता है रूढ़िवादी समूह। अब रूढ़िवादी समूह क्या मानता था? पहला, रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। यानी कि रूढ़िवादी जो समूह था वो रेडिकल और उदारवादियों के खिलाफ था, उनका विरोध करता था। दूसरा, परिवर्तन आवश्यक है परंतु अतीत का सम्मान किया जाए। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। यानी कि पहले रूढ़िवादी समाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते थे, लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी मानने लगे थे कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए। वे भी इस बात को मानने लगे थे कि परिवर्तन आवश्यक है, परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि अतीत को पूरी तरह से नकारा ना जाए, अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए, और बदलाव की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी? धीमी गति की। यानी कि ये चाहते थे बदलाव हो, लेकिन धीमी गति से। बदलाव की प्रक्रिया कैसी होगी? धीमी होनी चाहिए। अगले पेज पर चलते हैं। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। नए नए उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, और जब उद्योगों की स्थापना होगी तो समाज में भी कुछ परिवर्तन आएंगे। तो औद्योगिक समाज की स्थापना से समाज में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या बदलाव आए, एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव। जब औद्योगिक समाज की स्थापना हुई तो समाज में बहुत तरह के सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए। कौन कौन से वो परिवर्तन थे? नए शहर बसे, नए नए शहर बसने लगे। जब उद्योगों की स्थापना होगी तो लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए उद्योगों के आसपास बसने लगेंगे। इस प्रकार नए नए शहर अस्तित्व में आए, नए नए शहर
बसने लगे। नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए, नए नए उद्योग स्थापित हुए, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ। अगला, रेलवे का विस्तार। अब जब नए नए उद्योगों की स्थापना होगी और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा तो उद्योगों में वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल की जरूरत तो होगी ही, और तैयार वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए बाजारों तक पहुंचाना भी पड़ेगा। तो कच्चे माल को उद्योगों तक लाने के लिए और निर्मित वस्तुओं को, यानी कि उद्योगों में तैयार वस्तुओं को बाजार तक ले जाने के लिए साधन था रेलवे। तो औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के साथ रेलवे का भी काफी विस्तार हुआ, रेलवे का भी काफी फैलाव हुआ, रेलवे को भी काफी फैलाया गया। प्रभाव। अब जब औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से समाज में परिवर्तन आए हैं, नए शहर बसने लगे, रेलवे का भी विस्तार हुआ, तो इन सामाजिक परिवर्तनों का कुछ प्रभाव भी पड़ेगा। तो क्या क्या प्रभाव पड़े, एक एक करके देख लेते हैं। पहला, शहर तेजी से बसने लगे, यानी कि नए नए शहर बसे और फैलते जा रहे थे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि शहरों का विस्तार हो रहा था। इससे समस्या भी तो आई होगी। क्या समस्या आई? आवास की, यानी कि रहने के लिए स्थान की, और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता गया। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? बेरोजगारी। उद्योगों की स्थापना से लोगों को रोजगार मिला, लोगों को नौकरी मिली, लेकिन काम के घंटे ज्यादा होते थे, मजदूरी कम मिलती थी, बेरोजगारी की समस्या भी थी, और बेरोजगारी बढ़ भी जाती थी। वो कैसे? क्योंकि कारखानों में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, जिन वस्तुओं को बनाया जाता था बाजार में बेचने के लिए, उन वस्तुओं की मांग गिर जाती या मांग कम हो जाती, तो इसका प्रभाव बेरोजगारी पर पड़ता था, बेरोजगारी बढ़ जाती थी। अगले पेज पर चलते हैं। उदारवादी और रेडिकल दोनों इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि औद्योगिक क्षेत्रों का जब विकास हो रहा था तो समाज में कुछ परिवर्तन भी आए, जैसे कि शहर तेजी से बसने लगे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो रहा था। तो इन परिवर्तनों से कुछ समस्याओं का भी जन्म हुआ, जैसे कि आवास की समस्या, साफ सफाई की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। तो उदारवादी और रेडिकल इन्हीं समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे थे। वे क्यों चाहते थे कि इन समस्याओं को हल किया जाना चाहिए, एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में। जब औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा था उस समय लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। जिन लोगों के पास संपत्ति थी, जिनके पास अच्छे साधन थे, उन्होंने अपने स्वयं के उद्योग स्थापित कर लिए थे। तो ज्यादातर उद्योग कैसे थे? व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। दूसरा, बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी ऐसे थे जिनके पास काफी संपत्ति थी और ये चाहते थे कि इस संपत्ति से अधिक मुनाफा कमाया जा सके, अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रेडिकल और उदारवादियों के कारखानों में काम करते थे। उदारवादी और रेडिकलों ने, जिनके पास संपत्ति थी, उन्होंने व्यापार के जरिए उद्योगों में वस्तुएं बनाकर और उनको बाजारों में बेचकर काफी धन कमाया था। इसलिए वे चाहते थे कि समाज में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, आवास की समस्या हो या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। क्योंकि उनका मानना ये था कि यदि मजदूर जो कि कारखानों में काम करते थे वे स्वस्थ रहेंगे और उनको रहने की कोई समस्या नहीं होगी, अन्य सुविधाएं मिलेंगी, नागरिक पढ़े लिखे होंगे, तो इससे क्या होगा? रेडिकल और उदारवादियों को ही अधिक लाभ होगा, अधिक फायदा होगा। इसलिए वे चाहते थे कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। यूरोप में समाजवाद का आना। 19वीं सदी के मध्य तक समाजवाद यूरोप में एक जानी पहचानी विचारधारा थी, जाना पहचाना विचार था और समाजवाद की तरफ बहुत सारे लोगों का
ध्यान भी आकर्षित हुआ था। अब समाजवादी विचारधारा के विचारक क्या मानते थे, एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, निजी संपत्ति के विरोधी। समाजवादी जो थे वो निजी संपत्ति का विरोध करते थे, यानी कि संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। दूसरा, संपत्ति पर निजी स्वामित्व ही सभी समस्याओं की जड़ है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वे समस्याएं किसी भी प्रकार की हों, उन सारी समस्याओं की जड़ है निजी संपत्ति। समाजवादी निजी संपत्ति को ही सारी समस्याओं की जड़ क्यों मानते थे? उनके अनुसार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास संपत्ति है, और जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं है उन लोगों को संपत्ति धारियों के यहाँ जाकर काम करना होता है और उन्हें रोजगार भी मिल जाता है, यानी कि लोगों को नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन समस्या क्या है? इनका कहना ये था कि जिनके पास संपत्ति है, यानी कि संपत्तिधारी व्यक्ति, उनको सिर्फ अपने मुनाफे से, अपने लाभ से ही मतलब होता है। वे उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, यानी कि जो उनके कारखानों में काम करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनके बारे में संपत्तिधारी नहीं सोचते। और समाजवादी ये भी चाहते थे कि संपत्ति पर निजी स्वामित्व ना होकर सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। सामाजिक स्वामित्व का मतलब होगा कि संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनका मानना था कि जब संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा, साझा सामाजिक हितों की पूर्ति की जा सकेगी, यानी कि समाज के जो साझे हित हैं उनको पूरा किया जा सकेगा। किसी एक व्यक्ति के हितों की पूर्ति नहीं होगी, यानी कि समाजवादियों ने एक व्यक्ति को महत्व न देकर पूरे समाज को महत्व दिया है। तीसरा, भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि। समाजवादियों का समाज में परिवर्तन लाने का एक अलग ही दृष्टिकोण था, एक अलग ही विचार था। कुछ समाजवादी कॉपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में रुचि रखते थे। अब ये कॉपरेटिव या सामूहिक उद्यम का मतलब क्या होता है? कॉपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे, ऐसे लोगों के ग्रुप्स थे जो मिलकर वस्तुओं का निर्माण करते थे, जो मिलकर वस्तुएं बनाते थे, और जो मुनाफा होता था, जो लाभ होता था, उस लाभ को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे, यानी कि मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते थे, और जिस व्यक्ति ने जितनी वस्तुएं बनाई उसके हिसाब से लाभ को बांट लेते थे। इस सामूहिक उद्यम में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लांक। रॉबर्ट ओवेन ने प्रयास किया एक नए तरह के समुदाय की रचना करने का, एक नए तरह के समुदाय को बनाने का। रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना यानी अमेरिका में नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मनी के नाम से एक समुदाय बनाने की कोशिश की। किस नाम से यहाँ पर लिख देते हैं, तो रॉबर्ट ओवेन ने नया समन्वय या न्यू हार्मनी के नाम से एक समुदाय बनाने की कोशिश की। लुई ब्लांक ये भी समाजवादी थे। अब रॉबर्ट ओवेन ने एक नया समन्वय के नाम से समुदाय बनाने की कोशिश की, लेकिन लुई ब्लांक क्या मानते थे? ये मानते थे कि केवल व्यक्तिगत प्रयास से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। इनका मानना था कि सरकार को सामूहिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए, यानी कि सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, यानी कि रॉबर्ट ओवेन ने तो व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए थे, लेकिन लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार इन सामूहिक उद्यमों की स्थापना करे। अगले पेज पर चलते हैं, जहां पर हम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों को पढ़ेंगे, जो कि समाजवादी विचारक रहे हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और इस दिशा में कई नए तर्क भी पेश किए। अब इनके विचार क्या थे वो देख लेते हैं। पहला, औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगी हुई है उस पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, पूंजीपतियों का मालिकाना हक है, और ये जो पूंजीपति हैं, जो उद्योग
लोगों के मालिक हैं, जितना भी लाभ कमाते हैं वो लाभ मजदूरों की मेहनत से कमाते हैं। दूसरा, मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं। इनका मानना था कि ये पूंजीपति जो कि कारखानों के मालिक हैं, मजदूरों की मेहनत से जो भी लाभ कमाते हैं, जो भी लाभ पैदा होता है, उस लाभ को जमा करते रहेंगे, उस लाभ का संचय करते रहेंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। कहने का अर्थ ये है कि जब तक कारखानों के मालिक मजदूरों की मेहनत से जो लाभ पैदा होता है उसको जमा करते रहेंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, तब तक मजदूरों की स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता। तीसरा, निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ना। समाजवादी ये मानते थे कि मजदूरों को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए पूंजीवाद पर आधारित यानी कि निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ना होगा, तभी मजदूरों की स्थिति में सुधार हो सकता है। चौथा, साम्यवादी समाज की स्थापना। अब जब निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ दिया जाएगा, तब मजदूरों को एक बिल्कुल ही अलग तरीके का समाज बनाना होगा। कैसा समाज? ऐसा समाज जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व होगा। ऐसे समाज की स्थापना करनी होगी। इस समाज को नाम दिया गया साम्यवादी समाज, यानी कि ऐसा समाज जिसमें संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा, निजी संपत्ति वहां पर नहीं होगी। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे और ज्यादातर लोगों का ध्यान भी समाजवाद की तरफ आकर्षित हुआ था। अब जब ज्यादातर लोगों का ध्यान समाजवाद की तरफ आकर्षित हुआ तो समाजवाद के लिए समर्थन भी आना शुरू हो गया। समाजवाद के समर्थन के लिए कुछ प्रयास किए गए, एक एक करके देख लेते हैं। पहला, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना। समाजवाद की स्थापना के लिए अलग अलग प्रयास हो रहे थे, तो अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। दूसरा, मजदूरों द्वारा संगठनों की स्थापना। हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि मजदूरों की स्थिति कैसी थी। उन्हें पाली में काम करना होता था और पाली के घंटे बहुत ज्यादा होते थे और तुलनात्मक रूप से मजदूरी कम मिलती थी। आवास की समस्या थी, बेरोजगारी की भी समस्या थी, साफ सफाई की भी समस्या थी, तो अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना मजदूरों को करना पड़ रहा था। इसलिए इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और परिस्थितियों में सुधार करने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिए थे और संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इस संगठनों ने कोष भी स्थापित किए और काम के घंटों में कमी, मताधिकार के लिए आवाज उठानी भी शुरू कर दी थी। तीसरा, ब्रिटेन और फ्रांस में राजनीतिक पार्टियों का गठन। समाजवाद के समर्थन के लिए अनेकों पार्टियों का गठन किया गया, जैसे कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन हुआ और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक समाजवादी कहीं भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का दबदबा ही बना रहा। यहाँ पर भाग 1 समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम भाग 2 रूसी क्रांति कंप्लीट करेंगे।